दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे रईस इंसान किसे माना जाता है? कैसे मुकेश अंबानी ने रईसों की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया, वहीं दूसरे भाई अनिल अंबानी करोड़पति से सीधा रोडपति बन गए और देखते ही देखते कंगाली की तरफ पड़ गए। आखिर अनिल अंबानी के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह मुकेश अंबानी से अमीर होने के बाद भी आज उनसे नीचे ही है? कैसे एक भाई ने तरक्की का रास्ता चुना तो दूसरा कंगाल हो गया? आखिर अनिल अंबानी की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसका पछतावा उन्हें आज होता है? अगर आप भी इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानना चाहते तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों, अंबानी परिवार जितनी भी ऊंचाइयों पर है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ धीरूभाई अंबानी जी ही हैं, जिन्होंने साल 1958 में रिलायंस कंपनी की शुरुआत की थी। धीरूभाई अंबानी जी अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को काफी ऊंचाइयों पर लेकर गए और इस कंपनी का परचम सभी जगह पे फहराया। आज बच्चा बच्चा जानता है रिलायंस का नाम। फ्रेंड्स, जब इनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो इनके दोनों बेटों ने भी इनके साथ काम करने का फैसला किया और साल 1981 में मुकेश अंबानी इस कंपनी से जुड़ गए। फिर साल 1983 में अनिल अंबानी ने इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और तीनों बाप बेटों ने मिलकर कंपनी को काफी अच्छे से मैनेज किया। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते वो दिन भी आ ही गया जब धीरूभाई अंबानी जी साल 2002 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि शायद धीरूभाई अंबानी जी के बाद इस कंपनी को उनके दोनों बेटे मैनेज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरूभाई अंबानी जी के चले जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच में दरार आनी शुरू हो गई और इनकी मां कोकिलाबेन ने इन दोनों बेटों को उनके हिस्से की प्रॉपर्टीज दे दी। बड़े बेटे मुकेश अंबानी को रिलायंस कंपनी सौंप दी गई और उन्हें रिलायंस कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। मुकेश अंबानी के हिस्से में दोस्तों पेट्रोकेमिकल, टेक्स्ट रिफाइनरी, तेल, गैस ये सभी कारोबार आए। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को नए जमाने का बिजनेस दिया गया जिसमें टेलीकॉम, एनर्जी जैसे बिजनेस शामिल थे। जब धीरूभाई अंबानी साहब जिंदा थे तो अनिल अंबानी को उनके वित्तीय मामले संभालने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि उन्हें मार्केट की काफी अच्छी समझ थी और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मुकेश अंबानी से भी बेहतर माने जाते थे। यही वजह थी कि उन्हें शायद नए बिजनेस सौंपे गए और दोनों ने ही अपने कारोबार को काफी अच्छे से संभाला। साल 2007 में दोनों भाइयों के नाम भी अमीरों की लिस्ट में शुमार किए गए थे। उस समय अनिल अंबानी की संपत्ति 45 अरब डॉलर थी, वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति 49 अरब डॉलर थी। साल 2008 में बहुत से लोगों का मानना था कि अनिल अंबानी की बिजनेस टेक्निक मुकेश अंबानी से काफी अच्छी है, इसलिए हो सकता है कि वो अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ दें। जब तक रिलायंस आईपीओ नहीं आया था तो ऐसा कहा जा रहा था कि उनके एक शेयर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होता तो वाकई अनिल अंबानी आज मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2008 में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से पीछे हो गए और अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 5वें नंबर पे आ गए। वहीं अनिल अंबानी को 6वीं रैंक दी गई और यहीं से दोनों की संपत्तियों के बीच भारी गिरावट आनी शुरू हुई। इसकी वजह थी एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था तो यह तय किया गया था कि मुकेश या अनिल दोनों में से कोई भी ऐसा बिजनेस शुरू नहीं करेंगे जिसकी वजह से इनके एक दूसरे के बिजनेस को नुकसान हो, और इसीलिए दोनों के अलग अलग कारोबार कर दिए गए थे। लेकिन मुकेश अंबानी ने साल 2010 में समझौते को तोड़ दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोकॉम, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी थी, उसके 95 शेयर्स खरीद लिए, वो भी 4800 करोड़ में। आपको बता दें, इन्फोकॉम देश की ऐसी पहली कंपनी थी जिसने देश के ज्यादातर हिस्सों में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिए थे और आगे चलकर यही रिलायंस जियो में कन्वर्ट हो गई। साल 2013 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च किया और अपनी सूझबूझ से एक सफल बिजनेसमैन की तरह बिजनेस को आगे बढ़ाया। और आप तो जानती हैं दोस्तों कि जियो सिम की मुफ्त सेवा देने की टेक्निक ने किस तरह से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इन्होंने 6 महीने तक लोगों को फ्री इंटरनेट, वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और ऐसा हुआ भी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसा बताया गया है कि सितंबर 2016 में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा इनके कस्टमर्स बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ उस समय अनिल अंबानी के रिलायंस इन्फोकॉम के शेयर्स भी 8% से ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे इस कंपनी के जो कस्टमर्स थे उसकी संख्या भी कम होती चली गई। लेकिन वही मुकेश अंबानी के कस्टमर्स की रैंकिंग बढ़ती चली गई और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक फरवरी 2023 में जियो कंपनी के साथ 10 लाख मेंबर्स जुड़े और अब जियो कंपनी के कस्टमर्स की संख्या दोस्तों 42.71 करोड़ है। और इस तरह मुकेश अंबानी ने समझदारी दिखाते हुए बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली। ये तो हम समझ गए कि कैसे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से आगे निकल गए, लेकिन दोस्तों अब ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी क्या वजह थी कि अनिल अंबानी का करियर डूबता ही चला गया। अनिल अंबानी के बुरे वक्त की शुरुआत होती है साल 2002 से, जहां इन्होंने CDMA टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया। इनका ये फैसला बहुत ही गलत साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक ही सीमित थी और फिर बदलते जमाने में इनके बड़े भाई ही 4G टेक्नोलॉजी ले आए थे, तो फिर कौन 2G की तरफ भागता। इसलिए इनका ये पहला कदम इन्हें आगे बढ़ाने के बजाय और पीछे ले गया और जब आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला तब तक आरकॉम 25,000 करोड़ के कर्जे में आ चुका था। लेकिन दोस्तों अपनी हार देखते हुए अनिल अंबानी घबराए नहीं, क्योंकि अब भी बाजी उनके हाथ में ही थी।
बिकॉज जब बंटवारा हुआ था तब अनिल ने एक शर्त रखी थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से उनकी कंपनी को गैस सप्लाई की जाएगी। उस वक्त गैस की जो कीमत रखी गई थी वो भी बहुत सस्ती थी। इस तरह अनिल अंबानी ने अपने पावर प्लांट के लिए कच्चे सामान का इंतजाम कर लिया। उन्हें लगता था कि गैस की कम कीमत से वो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी इस मामले को कोर्ट तक ले गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेल और गैस राष्ट्रीय विरासत है और इसकी कीमत कितनी होगी, इसे किस दाम में बेचा जाएगा, इसका हक भी सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही है। बस फिर क्या था, अनिल अंबानी के हाथ से यह बाजी भी निकल गई और सरकार के कहने पर मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के साथ दूसरी कंपनियों को भी गैस बेचना शुरू कर दिया, जिससे मुकेश अंबानी को काफी मुनाफा हुआ, क्योंकि वो इसे बढ़ती कीमत में बेचते थे। इसके बाद साल 2015 में अनिल अंबानी ने पानीपत कंपनी को खरीद लिया, जबकि इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 7,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि अनिल के झोली में आ गिरा और आगे जाकर ये कर्जा हो गया 10,700 करोड़ रुपए का, जिसे अनिल अंबानी को चुकाना था। ऐसे ही अनिल धीरे धीरे कर्ज में घिरते चले गए और इनका कारोबार डूबता चला गया। जहां साल 2010 में आरकॉम से उन्हें एक साल में 27,710 करोड़ का मुनाफा होता था, वहीं 2020 आते आते इनकी आय 1734 करोड़ रुपए हो गई और ऐसे ही कॉम पर करीब करीब 46,000 करोड़ का कर्जा हो गया, जिस वजह से अनिल बैंकरप्ट हो गए और इन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया। साल 2008 में जहां अनिल अंबानी के रिलायंस कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4,000 करोड़ थी, वहीं आज उनकी सारी कंपनियों की मार्केट वैल्यू है 2,000 करोड़ और आज रिलायंस कैपिटल के पूंजी 202 करोड़ रुपए है और वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है 606 करोड़ और रिलायंस पावर का मार्केट है 794 करोड़। दोस्तों, अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, पावर एनर्जी जैसे नए नए जमाने के बिजनेस थे, जिन्हें अगर अच्छे से संभाला जाता तो ये आगे जाकर अनिल अंबानी की रईसी का सबब बनते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अनिल अंबानी ने इस बिजनेस को भले ही आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई थी, लेकिन उनकी योजनाएं बहुत जल्दबाजी में बनाई गई थी और उन्होंने अच्छे बुरे में ज्यादा सोच विचार भी नहीं किया था। इसलिए इन्हें फायदे के बजाय नुकसान झेलना पड़ा और आज इनकी कंपनीज की बिकने की नौबत तक आ गई है। अनिल अंबानी कम समय में ज्यादा रईस बनना चाहते थे। उन्हें हर काम को करने की जल्दी थी, चाहे फिर किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही दोस्तों, इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ हाथ तेजी से बढ़ाए। इन प्रोजेक्ट्स में लागत इतनी ज्यादा थी जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था, इसलिए पैसे लगाने के बाद इन्हें मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हुआ। इनकी कंगाली की दोस्तों असली वजह थी अपने कारोबार पर फोकस न होना। जी हां, अनिल अंबानी ये कारोबार को अच्छे से हैंडल नहीं करते थे। एक के बाद एक कारोबार पर अपने हाथ आजमाते थे और अनुमान से ज्यादा लागत होने की वजह से अनिल अंबानी ने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे बिजनेसमैन और दुकानदारों से कर्ज लिया और इस पैसे को भी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बल्कि जिससे कर्ज लिया था वो भी नहीं चुका पाए, क्योंकि दोस्तों ने कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ और ऐसे ही ये कर्जे के बोझ में दबते चले गए। इनके अलावा एक वजह ये भी थी कि इतने कर्ज के बाद भी इनका फोकस एक कारोबार की तरफ नहीं गया, बल्कि इन्होंने अपने कर्जे को चुकाने के लिए नए नए इन्वेस्टमेंट किए और एक कर्जदार से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने दूसरों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुकेश अंबानी अपने भाई को इस कर्ज के बोझ से निकालेंगे या फिर उनकी बर्बादी ऐसे ही देखते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें